अब देखिए, हम बात करते हैं बिगेन मेथड। केवल बिगेन मेथड लिख के आ सकता है, चांस बिगेन मेथड हो सकता है, पेनाल्टी मेथड हो सकता है, चांस पेनाल्टी मेथड हो सकता है। मतलब बिगेन और पेनाल्टी वर्ड होना चाहिए उसमें, चांस वर्ड हो, नाम हो ना हो। तो ये मेथड लगाना है फॉर नो फ्लेक्सिबल सोल्यूशन। ये आप शब्द छोड़ दीजिए, वो जब आएगा क्वेश्चन तब बात करेंगे। हम पहले बिगेन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब वो लफड़ा रास्ते में आएगा तब हम कहेंगे अच्छा यही बात गड़बड़ था, तब हम पकड़ेंगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन कहेगा कि यूज बिगेन मेथड। बिगेन मेथड लिख के देना पड़ेगा उनको, क्योंकि बिगेन मेथड जहां यूज होता है वहां एक और मेथड है, क्या नाम था उसका, टू फेज मेथड। तो दोनों मेथड यूज होते हैं ना, तो उसमें लिखेंगे यूज बिगेन मेथड टू सॉल्व इट। क्या सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है वो है 2x1 प्लस x2 इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड 3x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 12 एंड x1 x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आपने देखा होगा जितने एग्जाम्पल हम लेते हैं कोशिश करते हैं x1 x2 में समेटने। ठीक है, आपके यहाँ x1 x2 x3 भी आ सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य होता है समझाना, इसलिए हम थोड़ा सा छोटी वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें सोल्यूशन में, कन्वर्ट द गिवन एलपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड convert inequality into equality by using slack and surplus and artificial variable। ठीक है, तो आप लिखेंगे convert given LP into standard form and change inequality into equality by using slack, surplus and है, कोई बात नहीं, ठीक चलेगा, थक गए चलिए, थक गए हो, मेंटली थक गए हो चलिए कोई बात नहीं। हाँ, नोट कर लिया इसको। अब देखो, चूंकि ये मैक्सिमम जेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मिनिमम होती तो क्या करते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। तो आ गया 3x1 प्लस 2x2। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है वो है 2x1 प्लस x2, यहां पर लेस आर इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल x3 इज इक्वल टू 2। यह है आपका 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3, चूंकि माइनस x4 है, इज इक्वल टू 12 प्लस 0x4। जब हम इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पहले से गिवन कंडीशंस होती हैं उनको जीरो करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं x1 x2 को जीरो करूंगा तो भैया x4 की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। और पहले आपसे कहा गया है कि जितने भी कांस्टेंट्स होंगे, ये जो वेरिएबल्स होंगे सब पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम इसलिए यहां पर एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, a1 मान लेते हैं। और ये या a मान लो, a1 मान लो, यहां 0 a1 कर देंगे, नहीं समझे, इसलिए करते हैं। दूसरी बात, इक्वलिटी बनाने के लिए जो यूज होते हैं उनकी वजह से आइडेंटिटी बननी चाहिए, और x4 की वजह से आइडेंटिटी बन नहीं रही है। तो पहली बात तो इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको अलग से जोड़ना पड़ा, जबकि ऑलरेडी वो इक्वलिटी में चेंज हो गया था, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं, है ना। तो यहां पर क्या लिखते हैं, 0x3 यूज करेंगे, 0x4 यूज करेंगे, और आर्टिफिशियल के लिए माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं a1, नहीं समझे। तो ये आपका हो गया, और ये यहां पर जो आपके x1, x2, x3, x4, a1 ऑल आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गिवन एलपी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक, अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, इसी में निकाल देते हैं इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन। क्या करेंगे, x1 को 0 इज इक्वल टू x2 को 0 इज इक्वल टू x4 को 0 करेंगे, है ना। तो x3 का मान यहां पर आएगा 2 और
A1 का मान यहां पर आएगा 12। तो 2 और 12 आपका बेसिक फेसिबल सोल्यूशन है इनिशियल। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं। मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 माइनस MA1, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है वो एक आपका ये बन गया 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 प्लस 0A1 इज इक्वल टू 2, और दूसरा आएगा आपका 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 माइनस x4 प्लस A1 इज इक्वल टू 12, और यहां पर आपका x1 x2 x3 x4 A1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, एक तरीके से एक बिगेम मेथड का एक क्विक रिवाइज भी हो जाएगा आपको। उसमें कंसेप्ट जो इसका रूल बताया गया था वो भूल रहे होंगे आप, उसको भी बता दिया जाएगा। देखो ध्यान से, पढ़ाई समझ में आ रही है? ये सेमेस्टर 4 है ना आपका, अभी तक नंबर ठीक आ रहे हैं ना। अब इनिशियल सिंप्लेक्स, इनिशियल टेबल लिखो, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड है नहीं इसलिए सिंप्लेक्स को काहे को इनवाइट करेंगे। मेथड वही होगा बी सी बी एक्स बी। अपने टीचर से बात कर लेना, ठीक है, उनसे कह देना सर एक बुक में हमने ये पढ़ा, ये उल्टा अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो वो खुद ही बताएंगे। हमने बताया ना कि कुछ लोगों को मालूम होता है ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर और कुछ नहीं होता है। तो छोटे बच्चे को बोल दो सी फॉर कैट, अगर सी फॉर आप जो कुछ और बोल दोगे तो कहेंगे है तो गलत है, तो कुछ में गड़बड़ होता है। हम ये नहीं कह रहे ही इज नॉट गुड, लेकिन हमने कुछ देखा है। x3 x4 xa1 cj यहां लिखते हैं, यहां b लिखते हैं, यहां cb लिखते हैं, यहां xb लिखते हैं, यहां x1 लिखते हैं, यहां x2 लिखते हैं, यहां x3 लिखते हैं, यहां x4 लिखते हैं, यहां पर a1 लिखते हैं, यहां पर a1। ये लाइन लंबी खींचते हैं। हमने कहा था जिनकी, अच्छा पहले कुछ नहीं कहा था। इसके बाद cj में x1 का कोएफिशिएंट क्या है 3, x2 का क्या है 2, x3 का है 0, x4 का 0 है, इसका है माइनस का m। b में कौन से लिखे जाते हैं एलिमेंट? वो जिनकी जो इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन जिससे निकला है, या यूं कहिए कि वो वहां लिखे जाएंगे जिनकी वजह से आइडेंटिटी बना है। पहली आइडेंटिटी बनी है x3 की वजह से, है ना, तो यहां पर पहले x3 लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस मतलब यहां a1 बाद में लिखा पहले लिखा मतलब नहीं है, पहले वो लिखा जाएगा पहली लाइन में जो बेसिक फेसिबल है x3, और दूसरा है a1। तो cb में क्या करते हैं, ये जो x3 के सामने 0 और a1 के सामने माइनस का m। xb में इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन कितना निकला था, ये गलत लिख गया क्या, 2 लिखा हुआ है, ये 2 और 12 है शायद ना, 2 और 12 है, गलत लिख गया शायद, ये 2 है, ये 12 है, 12 है ना। x1 की क्या है 2 है 3 है, क्वेश्चन में क्या है वहां 2 और 12 है। x2 में क्या है 1 है 4 है 1 है 0 है 0 है -1 है 0 है 1 है। इसके बाद डेल्टा जे के लिए x1 से लाइन को नीचे खींचते हैं, इधर जगह खींच रोक लेते हैं। डेल्टा जे क्या होगा, CJ माइनस CB XJ। यहां ZJ लिखते हैं, ZJ का कॉलम बनाते हैं, बनाना हो बनाओ, ना बनाओ ना बनाओ। अब डेल्टा 1 निकालते हैं, क्या आएगा C1 यानी 3 माइनस CB X1, 0 इंटू 2 माइनस का 3m, तो माइनस का 3m, तो आएगा 3m प्लस 3, तो ये आ गया 3m प्लस 3, 3m प्लस 3। डेल्टा 2 निकालते हैं, क्या आएगा C2 हो गया 2 माइनस 0 इंटू 2 प्लस माइनस 4m, तो माइनस का 4m, तो आएगा 4m प्लस 2, 4m प्लस 2। x3 तो 0 आने वाला है,
x4 निकलते हैं, 0 माइनस 0 इंटू 1 और प्लस का m, यानी माइनस का m आएगा, ये भी 0 आने वाला है। जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है वो 0 0 आते हैं, मतलब जो ऊपर लिखे होते हैं वही 90% नहीं 0 0 आते हैं, ऊपर की मतलब नहीं है। गलत तो नहीं लिखा, एक मिनट रुको, माइनस m माइनस m आएगा, क्या गलत लिख गए क्या हम? हैं? नहीं एक मिनट, माइनस m अंदर भी आएगा ना, 0 आएगा, सॉरी 0 आएगा, आइडेंटिटी वाले 0 ही रहते हैं। अच्छा, अब आपका मोस्ट पॉजिटिव m, आप अगर इसको उल्टा लिखोगे तो मोस्ट निगेटिव m, तो आप लिखेंगे कि ऑल डेल्टा जेस आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, इज नॉट ऑप्टिमल। अब ये जो मैथमेटिशियन वालों ने ये उल्टी बात बताती है कि इसको उल्टा ही लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है। अब हमने बताया ये चीज, उसने पढ़ी उल्टी चीज, और कहीं कहीं पर उसने किसी की बताई गई बात को उल्टा कर दिया, कहीं आधी बात हमारी लगा दी, आधी उनकी लगा दी, तो पता चला ना खुदा ही मिले ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दिक्कत हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है 4m प्लस 2, तो ये आपका हो गया इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, xb को इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करेंगे और मिनिमम, इतने क्वेश्चन लगा चुके हो, आधी चीज तो याद हो गई होगी ना कि अब क्या करना है। जैसे घर में खाना जो लोग बनाते हैं, जैसे मम्मी बनाती है, मान लिया जिनके यहाँ मम्मी बनाती है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हल्दी पड़ेगी, ये पड़ेगी वो पड़ेगी। अगर कोई नया आदमी बनाएगा तो लियो हम हल्दी डाले नहीं, तो उनको मालूम इसके बाद क्या होने वाला है। तो मिनिमम रेशियो xb अपान x2, शर्त यह है x2 इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो 2 अपान 1 2 आ गया, और 12 अपान 4 3 आ गया। मिनिमम रेशियो हो गया है आपका ये, यानी कि x3 के सामने आ गया, तो x3 हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर या की रो, ये हो गया की कॉलम, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों का जो मिलन पॉइंट है वो कौन है 1, ये 1 हो गया आपका की एलिमेंट। अच्छी बात है, जितने एग्जाम्पल हम बता रहे हैं की एलिमेंट 1 ही आ रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है। और कहीं 7/5 21/34 आता तो हालत खराब हो जाती है। इसको 1 बनाने के लिए 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो यही आने वाला है 1, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 2 और यहां पर 2। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको अलग कहीं लिख लेते हैं, यहां पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। हमको इसके नीचे के एलिमेंट को क्या करना है 0, तो हमको मालूम है 4 में से 1 को माइनस करना है 4 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले आप R2 लिख दीजिए, R2 क्या है 12 है, 3 है, 4 है, 0 है, -1 है, 1 है। कैमरे में आ रहा है, आपके कैमरे में आ रहा है ये। इसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर 4R1 कर दूं, तो यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर भी 8 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां 0, यहां 0, दोनों को माइनस कर दो, तो ये 12 में 8 गया 4, 3 में 8 गया -5, इसमें 0, ये माइनस का 4, -1 1, तो ये 4 आने वाला है, ये माइनस का 5 आने वाला है, ये 0 आने वाला है, ये माइनस का 4 आ रहा है, ये माइनस का 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। जरा टेबल देख लो एक बार, सही आ रही है? नहीं, हम सही आ रही है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो निकाला वो स्क्वायर वर्ग होगा, बाद में ब्लैक कलर से अलग से की कॉलम, की रो और की एलिमेंट, ये जरूर लिख देना, ठीक है, कि कौन सा की कॉलम है, यानी इनकमिंग वेक्टर कौन सा है, आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है, और की एलिमेंट कौन सा है। समझ में आ गई बात? एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 है, 2 -5 है, 1 0 है, 1 -4 है, 0 -1 है, 0 1 है। अब मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको रब कर देता हूं, बार बार करने में दिक्कत होती है। टेबल हमारी बनी हुई है, देखिए
ये हो गया बी, ये हो गया सी बी, ये हो गया एक्स बी, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4 भी है ना, ये हो गया a1। अब जरा समझिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो आउट गोइंग है उसको आउट कर देते हैं, उसको नहीं बनाते, लेकिन हम आर्टिफिशियल लेकर करते हैं। यानी अगर आर्टिफिशियल एलिमेंट जो आपने ऐड किया है वो आउट गोइंग है तो उसको आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बी, ये हो गया बी सी बी, ये हो गया एक्स बी, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया a1, ठीक है। सीजे की वैल्यू क्या आई है पिछली टेबल से, इसको लिखेंगे आप फर्स्ट इंप्रूव्ड टेबल या सेकंड सिंप्लेक्स टेबल या फर्स्ट इटरेशन, जो भी आप नाम दें। 3 2 0 0 -m। यहां पर इनकमिंग कौन हो गया है, x3 हो गया आउटगोइंग, x2 हो गया, यानी x2 इनकमिंग हो गया है, ये a1 ऑलरेडी है। अब यहां पर देखिए x2 के सामने कौन है 2, इसके सामने कौन है माइनस का m, ये xb में आया है 2 4, एक बार चेक कर लेना, 2 -5 1 0 1 -4 0 -1 0 1, फिर आप डेल्टा जे निकालेंगे, सी जे माइनस सी बी एक्स जी। अब यहां पर डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा, जब डेल्टा 1 निकालेंगे तो आएगा C1 माइनस सी बी x1, C1 हो गया आपका 3 माइनस सी बी x1, यानी कि 4 और प्लस का 5m, 4 प्लस का 5m, ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा माइनस का 5m माइनस का 1, माइनस का 5m माइनस का 1। इसके बाद डेल्टा 2 निकालते हैं, C2 माइनस सी बी x2, C2 बोले तो 2 माइनस सी बी x2, देखिए 1 2 माइनस 0 तो 2 आएगा, यानी ये 0 आ गया। अब डेल्टा 3 निकालते हैं, C3 0 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे CB 2 और प्लस का 4m, 2 प्लस का 4m, ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा माइनस का 4m माइनस का 2। डेल्टा 4 निकालेंगे, C4 0 माइनस CB x4 0 प्लस का m, यानी इसको तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का m आएगा। फिर डेल्टा 4 निकालेंगे तो आएगा माइनस m माइनस 0 और माइनस का m, यानी कि 0 आने वाला है। अब देखो, अब आपको बिगिन मेथड का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि भाई बिगिन मेथड में क्या बताया गया था, नोट करिए फिर हम बात करें। नोट कर लिया? अब देखो ध्यान से, मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं। पहली बात तो जो बेसिक एलिमेंट, बेसिक वेरिएबल्स हैं, जो बेसिस में है, जिसको बेसिक वेरिएबल कहते हैं, ये यहां पर है, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, और इसकी वैल्यू है 4। जरा ध्यान समझिएगा, बिगिन मेथड के ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने ना होने की 3 कंडीशंस थी। आपको नहीं याद होगा, हम जानते हैं, उन्हीं को याद कराना है। ये ध्यान रखिए कि बेसिक में आर्टिफिशियल है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, याद हो गया भाई? आपको ये तो मालूम हो गया ऑल डेल्टा जेस आर लेस आर इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन ऑप्टिमल तो दिख रहा है, लेकिन फेसिबल सोल्यूशन है कि नहीं ये हमको कैसे मालूम है? तो आप कहेंगे आर्टिफिशियल यहां पर है, हटा नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल हटने से काम नहीं होता है, कुछ और कंडीशन है। नोट कर लिया? अब बिगिन मेथड की 3 कंडीशंस होती हैं, उन 3 कंडीशंस को हम लिखते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि आपके बेसिक जो एलिमेंट्स थे उसमें आर्टिफिशियल था जिसकी वैल्यू पॉजिटिव 4 थी, ठीक है। अब बिगिन मेथड में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप देखिए, बिगिन मेथड, ये सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे आप, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करने के लिए इसको बता रहा हूं, ठीक है, और उससे अपने आप पकड़ेंगे कि आपका सोल्यूशन कैसा निकला है। नंबर 1, इससे आपको बिगिन और क्लियर हो जाएगा। लिखा है इफ नो आर्टिफिशियल
वेरिएबल अपीयर इन बेसिस, अगर बेसिस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं है, यानी सब हट चुके हैं, एंड ऑप्टिमल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन solution is an optimal basic feasible solution। ये पहला पॉइंट समझ में आया। जो आप b लिख रहे थे ना, यहां पर x1 x2 लिख रहे थे ना, अगर यहां पर जो एलिमेंट हैं इनमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, पहली बात, और आपके जो डेल्टा जेज हैं वो सभी लेस आर इक्वल टू 0 हैं, मतलब बेसिस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं हो रहा है, और आपका जो ऑप्टिमल कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन होगा, तब सॉल्यूशन आपको मिलेगा, x1 का मान, x2 का मान, मैक्सिमम जेड सब कुछ मिलेगा। क्या ये कंडीशन यहां फुलफिल हो रही थी? कहां फुलफिल हो रही थी भैया? A1 गायब नहीं हुआ था, यहां पर एक A1 घुसा हुआ था, नहीं, दोनों बातें, पूरी बात बताइए। पहला क्या कहा जाए? इफ नो आर्टिफिशियल इज वेरिएबल, पहली कंडीशन एंड लिखा हुआ है, एंड ऑप्टिमल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन, मतलब बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन भी होगा, मतलब x1 x2 जो भी निकलना है निकलेंगे भी, और मैक्सिमम जेड भी मिलेगा। समझ में बात नहीं आई? क्या ये कंडीशन यहां फॉलो हो रही थी? नहीं, दोनों नहीं हो रही थी। आपके बेसिस में आर्टिफिशियल प्रेजेंट था और सॉल्यूशन ऑप्टिमल था, ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशंस यहां फॉलो नहीं हो रही हैं, इसलिए आपका बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। समझ में बात आई? इससे आपको बिगिन भी रिवाइज हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा पॉइंट समझिएगा, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से अपने आप बता दोगे आप कि हम क्या कहना क्या चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भाई पहले में कहा गया उन्होंने कि वो कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो, उन्होंने कहा इफ एट लीस्ट वन आर्टिफिशियल, अब एटलीस्ट वन है तो ज्यादा भी हो सकते हैं, वेरिएबल इज देयर in the basis at zero level, point to be noted my lord, and optimal condition is satisfied, then solution is ऑप्टिमल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। क्या कहा गया? यह कह रहा है कि बेसिस में आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, कोई ना कोई, लेकिन वो 0 लेवल पे है। 0 लेवल बोले तो उसमें वैल्यू 0 आ रही है उसकी, और ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी ऑल डेल्ट, मतलब कुल मिलाकर के यहां जो बी लिख रहे हैं ना, उसमें x1 है, x2 है, a1 है, और जो xb है यहां 2 है, 3 है, यहां 0 है, और यहां ऑल डेल्टा जेज इज लेस आर इक्वल टू 0 है, तो ऑप्टिमल कंडीशन भी सेटिस्फाई है, आर्टिफिशियल प्रेजेंट है लेकिन उसकी वैल्यू 0 है, तब भी सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो क्या इस कंडीशन या इस कंडीशन को आपका ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है? कहां कर रहा है भैया? A1 की वैल्यू 4 आ रही है, नहीं आ रही ना, तो ध्यान से सुनिए ना हम कह क्या रहे हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे बात कह रहे हैं। भाई यहां पर हल्की सी बात चेंज की, उन्होंने कहा पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, दोनों बातें सेम है। हमने कहा पकड़ो मत जाने दो, हमने कहा पकड़ो मत जाने दो, दोनों बातें सेम है। तो इसलिए ध्यान दो कॉमन कहां लगाएगा, कहां बात की जाती। तीसरी कंडीशन देखिए, इसमें लिखा है एट लीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज अपीयर इन बेसिस एट पॉजिटिव लेवल। भाई निगेटिव तो हो नहीं सकती वैल्यू, पहले बता दी गई है,
पहले आपसे कहा गया कि x1 x2 x3 x4 a1 a2 सब ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव की बात ही नहीं होगी। एट पॉजिटिव लेवल एंड ऑप्टिमल कंडीशन is satisfied, then problem has no feasible solution। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है आपकी? उन्होंने कहा बेसिस से आर्टिफिशियल कम से कम एक उसमें है और पॉजिटिव लेवल पे है। अब देखो ज्यादा ये सब नहीं लिखने हैं, आप देखो यहां पर जो हियर ऑल डेल्टा जेस आर लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल है ना, ऑप्टिमल या लिखिए, ये ना लिखिए। सो ऑप्टिमल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ऑप्टिमल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये कंडीशन लिखा है, राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ जाओगे। कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक। बट इन बेसिस a1 इज इक्वल टू 4, a1 प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू 4 है, सो नो फैसिबल सोल्यूशन, इसका कोई फैसिबल सोल्यूशन नहीं होगा। समझ में बात नहीं आई? अगर आप ना मानो तो आप उठा करके इसका ग्राफ खींच लो, आप उठाइएगा इस क्वेश्चन को, इसका ग्राफ खींच दीजिएगा, और ग्राफ में आपको कोई भी कॉमन पोर्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है, अगर ग्राफ मेथड से करेंगे। समझ में बात आ गई नहीं आ गई?